स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा एसएससी 21 जो मार्केट में आई है उसमें से जो भी दिया गया है मैं पूरा सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। और आप लोग देखिए, क्योंकि इसमें गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं एग्जाम्स के लिए, जिसमें पहले चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे जो हमारा चैप्टर का था युगपत समीकरण चैप्टर था। उसमें से हम पहला देखेंगे। पहला दो समीकरण हमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन में दो समीकरण हमें दिए गए हैं। 3x + 2y 3x + 2y इज गिवन फॉर अस इज इक्वल टू 11। और दूसरा हमें दिया गया है 7x - 4y इज इक्वल टू 9। इस तरह से हमें दो समीकरण दिए गए हैं और आप लोगों को ही बोर्ड एग्जाम में इस तरह से आएंगे तो परेशान ना हो, इसलिए अगर आप इसे देखेंगे तो शायद आप लोगों को समझ में जल्दी आएगा। पहला इसका आंसर हमारा दिया हुआ है। पहला आंसर इसका दिया है 26 दिया है। दूसरा बी वाला हमारा आंसर -26 दिया है। और सी हमारा आंसर सी इस तरह से दिया है 62 है 62। और डी जो दिया है वो -62। अब इस तरह से चारों हमें कंफ्यूज करने के लिए आते ही हैं और आएंगे भी। तो आप क्या करेंगे, इसे पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें से हमारा क्या सही है। आप कितना भी रफली सॉल्व करो उससे मतलब नहीं है, आपका ये आंसर परफेक्ट बैठना चाहिए। रफली सॉल्व करो उसको कोई चेक नहीं करता, उसको आप रफ लिख के बाजू में कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसे बोला है कि हमें पहला चैप्टर का इसका डिनोमिनेटर बताना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, सबसे पहले आप लोगों को अगर ये आता होगा, अगर आप किए होंगे तो भी ठीक है और नहीं किए होंगे तो अभी करो, अभी भी ठीक हो सकता है, ज़्यादा देर नहीं हुई है, अभी तो मेन लड़ाई है। तो क्या होगा, ये हमारा देखिए, ये हमारा पहला समीकरण और दूसरा, इसको ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। तो मैं लिख के बता देता हूँ या फिर वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्या होगा, डी हम निकालेंगे। हमारा इसमें निकालना क्या है, डी ही निकालना है कि हमारा डी क्या होगा, डी हमारा क्या होगा। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे, डी ही शायद निकालना है ना, हाँ डी एक्स निकालना है, डी एक्स निकालना है। तो पहले डी हम निकालेंगे, उसके बाद ही डी एक्स निकाल सकते हैं। तो डी निकालने के लिए पहले क्या करना होता है, ये जो एक्स वाला है इसे आप यहाँ पे रखिए, ठीक है। ये वाई वाला है, इसका कोएफिशिएंट लेना है, मतलब जो बाजू वाला है उसे यहाँ पे लिया। अब इसके वाई के बाजू वाले को आप यहाँ पे ले लोगे। अब यहाँ पे क्या लोगे, तो इसके एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट लोगे विथ साइन। जो साइन उनके साथ दिया गया है उसे लेकर ही आपको लेना है। तो क्या करेंगे, 7 और यहाँ पे क्या करेंगे -4। इसे करके इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे। तो अब सॉल्व नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि डी एक्स निकालना है ना, डी एक्स डी वाई। हाँ, तो डी एक्स ही निकालना है। डी होता है, फिर डी एक्स होता है, फिर डी वाई होता है, फिर एक्स वाई निकालना होता है। यहाँ पे आपको डी एक्स ही बताना है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, या फिर अगर आप इस तरह से नहीं भी सॉल्व करते हैं तो हमसे ये तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा क्या है, डी एक्स पूछा है। तो डी एक्स निकालने के लिए हमारा होता क्या है, इसे सॉल्व करके मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमें जब आप इसके पहले पढ़े हो तो इसे निकालोगे। अब डी एक्स में क्या होता है कि ये जो हमारा डी वाला होता है उसे वैसे ही लिखना होता है, जैसे देखिए 2 - 4, ठीक है। 2 - 4 आपने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ये ऊपर पहला समीकरण हमारा युगपत समीकरण, और ये क्या है, दूसरा रेखीय युगपत समीकरण। तो जो 11 और 9 को हम यहाँ पे ले लेंगे, 11 और यहाँ पे 9 को। अब हमें वैल्यू मेन तो इसकी निकालनी है। ये तो मान लीजिए मैं आपको समझा दिया कि मतलब इस तरह से लेंगे, इस तरह से रखने के बाद आप प्लेस को कैसे उसको डिस्प्लेस करेंगे और कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, इसको ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई हमारा होता है 11 × -4, ठीक है। इसके बाद हमारा फॉर्मूले का माइनस आता है
जो फॉर्मूला आप लोगों को पहले भी बताया था, वीडियो देखेंगे तो आएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 9 का 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 टू जा इस तरह से करेंगे तो 11 चौको 44 माइनस 44, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 9 दूना 18, माइनस 9 दूना 18 हो जाएगा। जब माइनस 44 और माइनस 18 है तो रिस्क न लेते हुए हमेशा की तरह इस बार भी 44 और 18 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है। जब इस तरह से कंडीशन हो जाए तो जुड़ेगा, चिन्ह वही रहेगा। तो इस तरह से कीजिए इसे, 8 4 12 को 2 हासिल, कैरी विल 1 एंड 5 1 6 62। देखिए 62 तो आ रहा है, मगर आप ध्यान देखिए समान चिन्ह जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है। तो माइनस ऑफ 62 होगा। जब माइनस ऑफ 62 होगा तो आवर डी आंसर इज राइट आंसर। समझ रहे हैं क्या, डी आंसर आपका माइनस 62 सही होगा। इसलिए सही, आप ये देखिए पहले बात समझिए, करना क्या है, सबसे पहले आप इसकी वैल्यूज को इस तरह से रख लेंगे ना, तो इसको सॉल्व करके मतलब तो निकलने वाला नहीं था, मगर हमें फिक्स करना था कि हम कहाँ पे हम लेंगे dx, डी तो यहाँ पे, तो डी में ही x को एडजस्ट करना होता है, तो हमने उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अब मैंने इतना टाइम ले लिया, तो आप लोग ऐसा प्रैक्टिस करिए कि इसे आप 1 मिनट से भी कम समय में इससे सॉल्व कर पाएं, क्योंकि एक ही मार्क्स का आएगा और 1 मार्क्स के लिए 1 मिनट से ज़्यादा देना बेवकूफ़ी हो जाती है। तो आप 1 ही मिनट में इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ले लिया, इतना लेट नहीं होना चाहिए, फटाक से निकल जाना चाहिए। तो समझिए इसको, और इस तरह से होगा। और हम अगला क्वेश्चन बताऊंगा आपको किस कैसे करेंगे। ये तो हमारा हो गया, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहला चैप्टर जो अलजेब्रा का है, रेखीय समीकरण, तो उसके हिसाब से करेंगे। सेकेंड आपका देखिए अंकगणितीय श्रृंखला का दिया हुआ है, इसको बाद में करेंगे जब वो चैप्टर करेंगे। हाँ, अब देखिए यदि वर्ग समीकरण आ गया है, वर्ग समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स दिया है, वर्ग समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इज गिवन -8 इज इक्वल टू 0 दिया है। और इसका एक हल बताया है कि -1 मूल क्या है, एक मूल इसका क्या है -4 है, -4 है। इसका एक हल जो बताया है वो -4 है। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो पहला एक आंसर, हाँ 4 है, तो के का मान बताओ है, तो के का मान बताओ, मतलब कि हमें के का मान बताना है कि के हमारा कितना होगा। समझ रहे हैं क्या, के का मान बताना है। और आंसर इस तरह से दिए गए हैं, ए हमारा 0 है, ए बराबर 0 दिया, ए हमारा 0 दिया है, बराबर नहीं है 0 दिया है। और बी दिया है 4, बी हमारा दिया है 4, सी दिया है। इस तरह से 4 आंसर इसलिए दिए रहते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और क्या सही है क्या गलत, इसमें अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आइडिया हो सॉल्व करने का तो फिर मिल जाता है आंसर इजीली। देखिए इसे भी बहुत आसानी है, इसमें कुछ है नहीं, बस खाली आप लोगों को लगता होगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -8 इज इक्वल टू 0 दिया है। जब 0 दिया है और इसका एक हल क्या दे दिया है हमें, इसका एक मूल 4 -4 है, तो एक मूल -4 जो है ना, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देना आप लोग, -4 रख देना। जब -4 रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे x बराबर -4 रखने पर समीकरण में x बराबर -4 रखने पर, ऐसा आप समीकरण लिखना चाहे मत लिखना, x बराबर -4 रखने पर बोलोगे तो भी ठीक है, क्योंकि उसी में तो रखना है। तो पहले क्या कर लो, आप उसको लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -8 इज इक्वल टू 0। इस तरह से अगर आपने लिखा है
तो क्या होगा, अब k की जगह आपको रखना क्या है, x के बराबर -4। तो x के बराबर जब -4 है तो जहां पे x है वहां पे क्या लिखो, माइनस, इसलिए -4 का स्क्वायर। समझ रहे हैं क्या, -4 का स्क्वायर प्लस, हमेशा बोलता आया हूं कभी इस तरह का रिलेशनशिप बने समीकरण में तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि मल्टीप्लाई x की वैल्यू हम क्या लिए थे, -4, सब जगह लेते जाना है। तो यहाँ लिखोगे -4 -8 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। नहीं होता है तो फिर 8वीं में जाके पढ़ना पड़ सकता है। अब यहाँ क्या होगा, ये इनके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि गुणा के बाद ही जोड़ या घटाव कर सकते हो। समझ लो, 10वीं के बाद फिर मौका इतना नहीं मिलेगा सीखने का, ऐसा प्लस माइनस, यहाँ से ही लफड़ा खत्म हो जाता है पूरा। प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। अब देखो इधर क्या होगा, इसका करेंगे तो क्या होगा, -4 इंटू के, तो -4k हो जाएगा। अरे भाई होगा ना, अब मैं क्या करूं, ऐसा हो रहा है तो मेरे हाथ में थोड़ी है, तो सवाल के हाथ में है। इधर क्या हो गया, -8 इज इक्वल टू 0। अब गणित लगाओ अपना, क्या कर सकते हैं, ये देखो दोनों सेम सेम है ना, तो आपस में ये लोग सेपरेट हो जाएंगे, समझौता कर लेंगे। समझौता करने के बाद क्या बचेगा, 8 बचेगा। ये 8 है ना, तो इसमें से 8 माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 8 बचेगा। ये मुझे बताओ 8 16 का बचेगा, 16 का बचेगा, और 16 हमारा प्लस में दिया है तो इसलिए +8 बचेगा। समझे क्या, तो +8 -4 के बराबर 0। हमेशा याद रखना, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन करने के बाद मैथ्स का गणित यही बोलता है, ABCD को एक बाजू करो और 1 2 3 नंबर्स को एक बाजू करो। तो ये सब करने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे। अब के जो है ABCD का है, कर लो उसको एक बाजू, या तो इसी को भगा के वहां ले जाओ। तो जो माइनस में है उसको भगाएंगे तो हमें कुछ फायदा होगा। क्या फायदा होगा, ये फायदा होगा कि वहां जाके प्लस बन जाएगा, तो एक मुसीबत बला दूर हो जाएगी। क्योंकि 10वीं तक जब आप रहते हैं तो सॉल्व करने में सबसे बड़ी बला जो होती है वो माइनस का ही लफड़ा होता है, कि माइनस है प्लस है, अभी क्या करूं अभी क्या करूं, इसमें कंफ्यूजन होता है। ये हमारे साथ भी, सबके साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम आता है तो घबराहट सबको होती है, मगर कुछ होता नहीं है, खोदा पहाड़ निकले चुहिया, वही बात हो जाती है। ठीक है, इसीलिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे और इनको भगा के उस बाजू ले जाएंगे। इसीलिए बोलता हूँ एनीथिंग इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी चीज दुनिया में 0 नहीं होती है। अगर ये 0 था तब यहाँ 4k क्यों जाता, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट है अपने आप को ये ना समझे कि उसके बस की बात नहीं है, सब तुम्हारे बस की बात है। अरे तुम्हारे जैसे ही लोग करेंगे और लाएंगे 90%। देखो अब यहाँ पे आ गए ना, अब क्या करोगे, अब ये तो उनके साथ लेके चले गए बैला फुसला के। अब वहां पे क्या होगा, इसके बिरादरी, इसके जैसा कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना। तो जब कभी भी इस तरह का होगा तो इनके बीच में गुणा होता है। अरे गुणा किए कि नहीं, देखो हमने यहाँ पे गुणा करके इनको मिलाया था, और अब भाग देके हिस्सेदारी लेंगे इनमें जाके। तो क्या करेंगे, इसीलिए 8 का बट्टे में क्या करोगे, 4 करोगे और के को उधर ही रखोगे, क्योंकि मैथ्स का रूल ही क्या बोलता है, ABCD को एक बाजू करो और हमारा 1 2 3 जो नंबर्स को एक बाजू करो। इसी में मैथ्स खेलता रहता है। अब क्या करेंगे बच्चा, देखो यहाँ पे 4 2 जा 8, देयरफॉर 2/1 इज इक्वल टू k। अब आप लोग जानते हो नीचे 1 रख के क्या मतलब है, समझ गए क्या, नीचे 1 रखने का कोई मतलब निकलता नहीं है। इसीलिए देखो आप क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू k, इसलिए k इज इक्वल टू 2। तो आपका अगर k इज इक्वल टू 2 दिया होगा तो सही है, नहीं तो लफड़ा ही लफड़ा है। तो देखो इसमें भी d वाला है। अब मैं क्या करूँ, जब d आया तो d आया। इसीलिए बोर्ड में कभी भी कोशिश मत करना ये जरा बता बता बता, बड़े इशारे होते हैं उंगलियों से ऐसे वैसे, उस चक्कर में मत पड़ना। नहीं तो क्या हो गया था, हम लोग के टाइम में एक किया था और उसने ऐसा इशारा किया,
पूरी क्लास का इशारा हो गया, पूरे मल्टीपल चॉइस जो है गायब हो गए, सबके जीरो हो गए। तो डोंट कॉपी ऑफ अदर्स, तुम्हारे मन में जो है वही करो। तुम्हारा मन बोलता है इस तरह से सॉल्व करने का, सॉल्व करो और आंसर पाओ और खुद ट्रिक करो। तब फेल भी होने के बाद गम नहीं होता है जब खुद से करोगे तो। और फेल क्यों हो गया यार, ये मजा है क्या फेल होना? कुछ नहीं है। लो तो कुछ नहीं है, बस बने रहो। और इतिहास भूगोल में तो तुम बादशाह हो। लफड़ा जहाँ होता है वहाँ मैं यही हूँ संभालने के लिए। हाँ, बस बाबा लोग से पाला नहीं पड़ना चाहिए। लो लो अगला क्वेश्चन बताया जाए क्या है इसमें यार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी एक सिक्के को उछालने पर नमूना अवकाश के नमूना घटकों की संख्या कितनी होगी? किसी एक सिक्के को उछालने पर, बेटा किसी एक सिक्के को उछालते हैं, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर नमूना अवकाश कितनी होगी? उछालने पर नमूना अवकाश कितनी होगी? नमूना अवकाश कितनी होगी? अवकाश कितनी होगी? अब बताओ, लिखने में इतना टाइम लग रहा है मुझे। कितनी होगी? कितनी होगी? ठीक है, अब बताओ। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो भाई झेलना पड़ेगा ना। अब मैं भी झेलूंगा, तुम भी झेलो। अब क्या करोगे? चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो है। एक सिक्के को उछालने पर नमूना अवकाश के नमूना घटकों की संख्या बताओ कितनी होगी? वो छोड़ो, मैं क्या लिखा हूं, मैं जो पढ़ रहा हूं वो सुनो। किसी एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्का है क्या सिक्का? अभी नहीं है फिलहाल। सिक्का देखे होगे सब लोग, ठीक है ना? एक सिक्का है, उसे उछालोगे, एक ही सिक्का उछालना है, चाहे 5 का कॉइन ले लो, 1 का ले लो, 2 का ले लो, कोई ले लो। एक सिक्के को फेंकोगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और कुछ आएगा क्या? या तो टेल आएगा या तो फिर हेड आएगा। ये क्या वो मूवी थोड़ी चल रही है जो सिक्का खड़ा ही हो जाएगा? नहीं भैया, वो नहीं, हेड या टेल आएगा। तो हमारे पास कितनी संख्या है? नमूना घटकों की संख्या। घटक मतलब क्या? घटक मतलब संभावना कितनी है, क्या क्या आने की संभावना है। तो या तो हेड या तो टेल। तो इसके कितने दिए गए हैं? देखो, ए दिया गया है, इसका ए दिया गया है 4, और बी क्या दिया गया है? बी का दिया है 2, और यहाँ पे सी का दिया है, सी बराबर 1 और डी बराबर 8। डी बराबर नहीं है बच्चा, बराबर कुछ भी नहीं है, बराबर नहीं है, यहाँ पे 8 दिया है। अब मुझे बताओ, एक ही सिक्का है, इसको उछालना है, और तो उछालने के बाद अब कैसे 4 आ जाएगा भाई? एक ही बार उछालने बोला है, 2 बार बोलता तो 4 घटना हो सकती थी। हाँ, लेकिन अभी क्या है, एक सिक्का एक ही बार उछाला, तो एक सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक तो आएगा नहीं, तो ये तो हमारा कैंसल। 8 तो आने की कोई संभावना ही नहीं है, 4 तो आ ही नहीं सकता है। अरे एक सिक्का को एक बार उछालूंगा तो चित्त आएगा, नहीं तो पट्ट आएगा, दूसरा क्या आएगा? 2 ही संभावना है। तो इसको बिना सॉल्व किए भी बताया जा सकता है। क्या मैं सॉल्व करूं कि बता दूं? सॉल्व तो कर ही दिया मैं बोल के, चलेगा इतना? चलो, समझ गए ना? तो आपका 2 आंसर, जो बी वाला आंसर है वो राइट आंसर होगा। इसलिए राइट होगा क्योंकि एक सिक्के को हम जो उछालेंगे तो हमारा 2 ही संभावनाएं हैं, घटक 2 ही घटक आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो नमूना घटकों की संख्या कितनी है? तो नमूना घटकों की संख्या 2 है। इस तरह से लिखा होगा, फटाक से मार देना 2 को, कहानी खत्म हो गया, फिनिश। ठीक है, तो अब क्या है, इतना एमसीक्यू आप लोगों को 3-4 बताया, इसमें से इसको करिए और फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस का इंतजार कीजिए। इसके बाद मेरे छोटे छोटे क्वेश्चंस जितने भी मतलब आपको 21 में है, मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को 10 दिन के अंदर ही करा के निपटा दूं, और तुम लोग बोर्ड को भी निपटा दो।